स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत कर सकता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे ग्रेस एफओ मिशन के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो ग्रेस एफओ को समझने से पहले ग्रेस मिशन को समझते हैं। तो ग्रेस मिशन था ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये नासा और जर्मनी ने बनाया था मिलकर। नासा और जर्मनी एयर स्पेस सेंटर डीएलआर मिलकर काम किए थे। और इसमें आइडिया था कि दो ट्विन सैटेलाइट रखेंगे जिसका नाम होगा टॉम एंड जेरी। निक नेम्स है, टेक्निकल नेम कुछ और, लेकिन दो सैटेलाइट्स रहेंगे जैसे ए टॉम एंड जेरी। और ये दोनों एक ही ऑर्बिट पे एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पे चलते रहेंगे। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है मतलब 220 का है, ये कितना भी कोशिश करेंगे फिक्स करने का, लेकिन वो चेंज होता रहेगा क्योंकि धरती का ग्रेविटी स्मूथ नहीं है। अगर धरती से आप बहुत दूर चल जाते हैं तो धरती बस एक पॉइंट हो जाता है तो वो स्मूथ है। लेकिन अगर लो अर्थ ऑर्बिट पर रहते हैं तो अलग अलग जगह पे अलग अलग ग्रेविटेशनल फील्ड है। जैसे कि अगर आप हिमालयस के ऊपर से जाएंगे अलग ग्रेविटेशनल पुल मिलेगा कंपेयर टू कोई जैसे मतलब पॉइंट नीमो के ऊपर से जा रहे हैं। तो वो स्टडी इफेक्ट को स्टडी करेगा और उससे मेन फोकस है कि ग्रेविटी में क्या है। धरती का ग्रेविटी जो है वो स्टैटिक चीज़ नहीं है, वो ऐसे ऐसे लंपी है। नज़दीक से देखने पर लंपी दिखता है, दूर से देखेंगे उतना फर्क नहीं पड़ता। तो ये इसमें है, इसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर सबसे बड़ा चीज़ क्या है जो मूव करता है वो है वाटर बॉडी। समुंदर इधर से उधर जाता है, अंडरग्राउंड वाटर एक्वाफर इधर से उधर होता है, लावा इधर से उधर होता है, मैग्मा इधर से उधर होता है। तो वो सबसे असर पड़ता है ग्रेविटेशनल पे। बहुत बड़ा असर नहीं होता है कि आप 9 किलो के थे तो कहीं चले गए तो 8 किलो के गए, वो इतना असर नहीं पड़ता, लेकिन असर ज़रूर होता है। और ये इसको इस तरह से बनाया गया था कि ये पूरा ऑर्बिटल स्कैन जो करता रहेगा ये अराउंड 30 डे में पूरा प्लैनेट का एक स्कैन बना लेगा। और इसे लॉन्च किया गया था 17 मार्च 2002। बहुत पहले की बात कर रहे हैं, इतना पहले की बात कर रहे हैं कि इसे रशिया से लॉन्च किया गया था। और इसका टारगेटेड लाइफ था 5 ईयर्स का कि भैया 5 साल तो चल जाओ तो हम प्लान को सक्सेस मानेंगे। ये 15 साल टिक गए ये अंतरिक्ष में। तो ये समझिए काफ़ी सक्सेसफुल मिशन रहा। ये ग्रेस ओरिजिनल मिशन है। अब बात करते हैं ग्रेस एफओ मिशन, यानी कि ग्रेस फॉलो ऑन मिशन। नाम में ज़्यादा होशियारी नहीं की, ग्रेस अच्छा नाम है, फॉलो ऑन डाल दिया, काम खत्म, आगे बढ़ो। तो इसे लॉन्च किया गया मई 2018 में। अब रहा बात इस बार ऑब्वियसली स्पेस एक्स से लॉन्च किया गया फाल्कन 9 में, वेंडरबर्ग कैलिफोर्निया से लॉन्च किया गया था। और इसमें समझिए एक नया टेक्नोलॉजी पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जिसका नाम है लेज़र रेंजिंग इंटरफेरोमीटर। मतलब यानी कि ये माइक्रोवेव का इस्तेमाल करके नापते हैं। पिछला वाला भी वही करता था, माइक्रोवेव का इस्तेमाल करके नापता था, ये भी वही कर रहा है, माइक्रोवेव कर रहा है। लेकिन इसमें एक और टेक्नोलॉजी को टेस्ट की जा रही है जिसका नाम है लेज़र रेंज इंटरफेरोमेट्री, LRI। क्योंकि LRI का डिमांड बहुत है। अगर LRI अंतरिक्ष में काम करने लगता है तो बहुत सारे और मिशन खुल जाएंगे। तो ऑब्वियसली किसी मिशन में आपको टेस्ट करना पड़ेगा, तो इसमें टेस्ट किया था। और इसमें ये फ़ायदा है क्योंकि एग्जैक्टली डिस्टेंस नाप रहे हैं तो लेज़र इंटरफेरोमेट्री का क्या डेटा आ रहा है उसको बैक चेक कर सकते हैं। यानी कि एक नॉन टेक्नोलॉजी जिससे आप कैलिब्रेशन कर सकते हो, दूसरा एक्सपेरिमेंटल है, तो काफ़ी अच्छा उसके लिए है। टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे लेज़र डाला गया है। इसमें सोलर पैनल जो डाले गए हैं, ऑब्वियसली सोलर पैनल में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, तो गैलियम आर्सेनाइड सोलर सेल डाल दिए गए हैं और इसका वजन भी बढ़ गया है। ये अब 600 केजी का है। जीपीएस यूपीएस पर भी काफ़ी इंप्रूवमेंट किया गया है। और इसमें सबसे ट्रिक वाला काम यह है कि जीपीएस रेडियो ऑक्लूजन फॉर वेदर डेटा देते हैं। तो बोले भाई ऑक्लूजन मतलब दिन भर में ये 200 स्पॉट डेटा देता है। तो बोले वो क्या होता है। बात ये समझिए कि जब भी रेडियो वेव जैसे कि जीपीएस है वो रेडियो वेव्स है, वो रेडियो वेव अगर एटमॉस्फेयर धरती के एटमॉस्फेयर से गुजरता है तो उसमें छेड़खानी होती है, चेंज हो जाता है। मतलब सिग्नेचर वोल्टेज एम्पलीट्यूड चेंज होता है। तो आप एक क्लीन सिग्नल लीजिए और दूसरा सिग्नल के बीच में कंपेयर कीजिए तो जो चेंजेस हैं उसे आपको एटमॉस्फेयर के बारे में पता चलेगा। तो होता है कि सैटेलाइट है, ये तो ऊपर है तो जीपीएस तो इससे भी ऊपर है, बात सही है। लेकिन बहुत बार जीपीएस मतलब पूरा एक शेल है ना, तो जीपीएस का कई बार सैटेलाइट होता है जो नीचे होता है। तो उसका रेडियो सिग्नल जो है मतलब आप समझिए शेल चल रहा है, जीपीएस नीचे गया, नीचे से उसका सिग्नल अब आ रहा है सैटेलाइट के पास। सैटेलाइट के नीचे वाले डायरेक्शन में एक एंटीना से वो रिसीव करेगा। अब बात है कि ये जो रेडियो वेव आया, ये रेडियो वेव धरती का एटमॉस्फेयर के लंबे रास्ते से आया। तो इसके पास बहुत सारा डेटा आ गया कि जीपीएस का डेटा शुद्ध एटमॉस्फेयर में कैसा आता है, अशुद्ध एटमॉस्फेयर में कैसा आता है। तो ये डेटा निकाल के वो बता देते भैया आपका इस लाइन से इस जीपीएस का डेटा में हमको ये चेंजेस दिखा। आप इसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में डालिए, वेदर डेटा एनालिसिस में डालिए, और एक एक्स्ट्रा टूल मिल जाता है जो वेदर एनालिसिस में काफ़ी हेल्प करता है। आजकल काफ़ी लोग इसे यूज़ करते हैं। तो नया सैटेलाइट था, नया इलेक्ट्रॉनिक्स था, तो साथ में डाल दिया गया। 2 ठो इसमें भी देखिए टॉम एंड जेरी डाला गया है। तो ये था ग्रेस एफओ। मतलब इंप्रूवमेंट ज़्यादा है मतलब, लेकिन कोर टेक्नोलॉजी कंट्रोल से कंट्रोल भी किया गया क्योंकि वो बहुत अच्छा काम किया, ज़्यादा होशियारी नहीं की गई, इसमें वही चीज़ डाला गया और इंप्रूवमेंट के लिए एक तो एक्स्ट्रा मिशन डाल दिया और साइड में जो चीज़ का बाय डिफॉल्ट इंप्रूवमेंट हो गया था उसको भी लगा दिया।
अब बात करते हैं काम कैसे करता है, टूल्स क्या-क्या है। तो इसका मेन समझिए इसको ज़रूरत ये है कि टॉम एंड जेरी के बीच की दूरी को जानना है इसको। इसको लेना-देना नहीं है कि मतलब ये कहाँ पे है, इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि टॉम एंड जेरी के बीच की दूरी क्या है। क्योंकि आप देखिए जब भी 2 चल रहे हैं, ये ऑर्बिट कर रहा है, ठीक है? अब आप समुद्र के ऊपर से गुज़र रहे हैं तो दोनों की दूरी जो है फिक्स है। लेकिन जैसे ही आप मार्स के ऊपर से जाने लगे, जैसे मान लीजिए एक आइलैंड मार्स है, बम बम आइलैंड है, तो उसमें जो आप पहले एंट्री करेगा उस पे ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होगा, तो उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, यानी कि वो बढ़ने लगेगा स्पीड में। वो स्पीड में जैसे ही बढ़ेगा, दूरी जो है डिस्टेंस को दिखेगा कि भैया बढ़ रहा है। 220 किलोमीटर से थोड़ा-सा बढ़ गया, कुछ मिलीमीटर्स बढ़ गया। फिर वो दूसरा वाला आएगा। अब दोनों की दूरी बराबर हो जाएगी क्योंकि दोनों अब इक्वल डिस्टेंस हो गया है मास पॉइंट से। फिर जैसे निकलेगा तो ये पीछे वाला थोड़ा लैग करेगा, आगे वाला फिर से नॉर्मल स्पीड पे आ जाएगा। तो दूरी ऑसिलेट करेगी। ये ऑसिलेशंस को ही इसको स्टडी करना है, इनको बाकी चीज़ से कोई लेना-देना नहीं। बस ये हमारा दूरी कैसे कम-बेसी हुआ, मैथमेटिक्स के मॉडल में डालिए और आपको ग्रेविटी का डेटा मिल जाएगा कि यहाँ पे क्या ग्रेविटी कैसे चेंज हो रहा है। मेन वही समझिए। और इसमें माइक्रोवेव रेंजिंग भी इस्तेमाल करते हैं। जीपीएस इसमें है जो बहुत हाई प्रिसिजन का है, प्लस माइक्रोवेव रेंजिंग भी कर रहे हैं, यानी डॉपलर शिफ्ट कैसा हो रहा है सिग्नल के साथ, उससे भी डेटा लें। क्योंकि इनका जीपीएस का डेटा पढ़िएगा तो इसका नाम ही वही दिया हुआ है कि अल्ट्रा प्रिसाइज जीपीएस, मतलब बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है, बोल रहे हैं सेंटीमीटर्स में इनको पता होना चाहिए। तो वो जीपीएस दिया गया है। फिर इसके ऊपर मजाक भी नहीं करो, इंस्ट्रूमेंट का नाम है वेरी सेंसिटिव एक्सेलरोमीटर ताकि ये, क्योंकि मतलब एक्सेलरेशन जो हो रहा है आपको 2 चीज़ से हो सकता है ना एक्सेलरेशन। जैसे मान लीजिए सोलर विंड आया, वो आपका स्पेसक्राफ्ट को पुश कर रहा है, उससे भी तो थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। लेकिन बात है अगर आपके पास वो डेटा नहीं था डिटेक्ट करने के लिए, एक्सेलरेशन डिटेक्ट हो गया तो कॉम्पनसेट करने के लिए कोई डेटा पॉइंट चाहिए ना, कि कोई बता दे अरे तुम पे सोलर विंड का असर पड़ रहा है, अरे तुम पे एटमॉस्फेरिक ड्रैग का असर पड़ रहा है, ना कि ग्रेविटी का। क्योंकि ग्रेविटी का असर एकदम स्मूथ रहेगा, एक्सेलरोमीटर उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर आप कहीं भी किसी थाली पे रख देते हैं एक्सेलरोमीटर, वो कुछ नहीं होता ना। एक्सेलरोमीटर कब होता है, चेंजेस होते हैं, ग्रेविटी का चेंजेस उस तरह से नहीं डिटेक्ट करता, इसीलिए 2 चाहिए। और ये जो वेरी सेंसिटिव एक्सेलरोमीटर है, ये नॉइज़ को हटाता है कि मतलब आप एटमॉस्फेरिक इफेक्ट को ना रीड करने लगें, आप सोलर विंड को रीड ना करने लगें, वो सब करता है। और इसका जो दोनों के बीच का जो मेन इंटरलिंक है वो 2 वे माइक्रोवेव रेंजिंग सिस्टम है, जिसमें 24 गीगाहर्ट्ज़ और 32 गीगाहर्ट्ज़, यानी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोग बात करें। जिसे अगर बैंड्स में बात करें तो के बैंड और के ए बैंड का इस्तेमाल करके किया जा रहा है। इसी से गैप का मेजरमेंट करते हैं। अब यहाँ पे किस लेवल पे बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रहा है 220 किलोमीटर, दोनों मतलब दोनों के बीच की दूरी 220 है। इसको ऑलमोस्ट माइक्रोन लेवल प्रिसीजन पे नापा जाता है, यानी कि हम बोल रहे हैं 221.33333333335627 ऐसे करके इतना प्रिसाइज जाते हैं वो। और ज़रूरी है क्योंकि ग्रेविटी का जो असर आता है वो बहुत कम आता है। ऐसा नहीं हो रहा कि ओ 200 से 500 किलोमीटर हो गया फिर 100, उतना अंतर नहीं आता। वैसा मून में करे तो भले है, क्योंकि मून वीक ग्रेविटी है। जितना भी आप वीक ग्रेविटेशनल बॉडी के पास जाएंगे उतना लंपी होगा, जितना थिक के पास जाएंगे वो उतना स्मूथ हो जाएगा। जैसे कि आप जुपिटर के पास करें, जुपिटर एकदम स्मूथ आएगा, स्मूथ आएगा। वहीं पे आप अर्थ पे कर रहे हैं, बम बम आएगा, उबड़ खबड़ आएगा। तो उसी के हिसाब से समझना है। तो प्रिसीजन बहुत चाहिए गैप मेजरमेंट में। और इसी के बीच में लेज़र रेंजिंग डाल दिया गया है, जिसका फाइनल डेवलपमेंट चल रहा है। और इसमें भर के सब कंट्री मेहनत किया है, जैसे आपका यूएसए हो जाए, जेपीएल हो जाए, जर्मनी हो जाए, फ्रांस हो जाए, इंग्लैंड हो जाए, इटली हो जाए, सब लोग। डेनमार्क भी डाल दिया है इसमें कुछ। स्टार कैमरा, जो स्टार कैमरा है वो डेनमार्क का डाला हुआ है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट जर्मनी का है। एक्सेलरोमीटर फ्रांस का दिया हुआ है, एक्सेलरोमीटर इंस्ट्रूमेंट फॉर कंट्रोल यूनिट्स फ्रांस का है। लेज़र रेंजिंग जो है वो जेपीएल, जेट प्रोपल्शन लैब, नासा का दिया हुआ है। तो समझिए सब लोग बम इसमें मेहनत, क्योंकि इसका रिजल्ट जो आया पहली बार का, लोगों को थोड़ा हिला दिया कि मतलब आप एक्चुअली क्या नाप रहे हो, बस ग्रेविटी नाप रहे हो, तो उससे क्या पता चलेगा। बात है प्लैनेट की ग्रेविटी चेंज तो होती नहीं है, चेंज उसके ऊपर वाले चीज़ का होता है। ऊपर वाले चीज़ में क्या है, पानी। तो यही समझिए, इसीलिए इस टूल पे ज़्यादा हुआ नहीं किया। पहला बार जो काम करते थे उसमें ऐड कर दिया गया। तो अब बताए आउटपुट क्या हुआ। तो इसका आउटपुट ये हुआ कि ये 1000 टाइम्स मोर एक्यूरेट है जितने इससे पहले, जितने ग्रेस मिशन से पहले का जो हमारे पास मैप था ग्रेविटी का, लुच-पुच था, वो 1000 टाइम्स उसको इंप्रूव कर दिया। अगर आप कभी गूगल अर्थ देखते हैं तो गूगल अर्थ में देखते हैं कि समुद्र का सरफेस का एक मैप है। कहाँ से वो सब मैप आया, यही सब सैटेलाइट दिए हैं। और इसमें समझिए क्या-क्या दिख पाता है। ये एक्वाफर, यानी कि ज़मीन के अंदर जो पानी चल रहा है उसमें एक्वाफर में कैसे पानी मूव कर रहा है वो दिख जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए मुंबई है, बहुत ज़्यादा स्पीड से वो एक्वाफर को ड्रेन किया, ग्रेविटी में दिख जाएगा कि वहाँ ग्रेविटी कम हो गई है, क्योंकि पानी सब लोग पी के मतलब ड्रेन से बाहर निकाल दिया, समुद्र में बहुत चला गया, तो वो दिख जाता है। स्लो करंट ऑफ मैग्मा, यानी प्लैनेट के अंदर जो है मैग्मा चलता है, बहुत धीरे चलता है लेकिन चलता ज़रूर है। और आप बार-बार ऑर्बिट ले रहे हो, ठीक है, पूरा एक स्नैपशॉट ले रहे हो हर 30 डेज़ पे, तो स्नैपशॉट ठक 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 करके आप जो पूरा बन रहा है उसको ट्रेस करते जाओ, तो देखिए अरे अंदर ये चेंज हो रहा है, क्योंकि पानी का स्पीड अलग होगा, मैग्मा का स्पीड अलग होगा, तो चेंजेस को आप कंपेयर कर सकते हैं। कंपैरेटिव डेटा से वो बहुत चीज़ पता चलेगा। फिर थिनिंग ऑफ आइस शीट, यानी कि जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, जो आइस शीट है मेल्ट हो रहा है, तो हमें पता कैसे चल रहा है, आइस जैसे मेल्ट होता है वो पानी बन के निकल जाता है। बहुत सी जगह पे मास जो था वो कम हो गया, ग्रेविटी में चेंज आ गया, वो दिख रहा है, यानी कि इतना मतलब शीट चेंज हो रहा है कि हमें दिख जा रहा है कि भैया चेंज हो रहा है।
और ओशन के बॉटम में, यानी कि समुद्र के बॉटम में जो है वहाँ प्रेशर चेंज होता रहता है, स्टैटिक प्रेशर नहीं है। मतलब स्टैटिक आप और हमारे लिए सबमरीन डालें उसके लिए स्टैटिक है, लेकिन अगर आप रिलेटिव देखें तो होगा कि x प्लस 3% माइनस 3%, ऐसे ऐसे चेंजेस होते हैं, क्योंकि सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन सब जगह एक जैसा नहीं होता। सब जगह मतलब अंडर सी वॉल्केनो है उसका अलग असर पड़ेगा, मतलब जो टेम्परेचर है उससे अलग अलग प्रेशर पड़ेगा। तो ये सारा डेटा चेंजेस होता है, ये सब डायनेमिक चीज़ है, स्टैटिक नहीं है कि बस है तो है, डायनेमिक है। तो ये सब दिखना शुरू हो गया। ये बहुत बड़ी बात है कि इतना हाई लेवल में समझिए ये, और ये तो मैं ग्रेस का बता रहा हूँ, ग्रेस एफओ का डिटेल अभी है अवेलेबल, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन उसका अभी सारा चीज़ फाइनलाइज नहीं हुआ क्योंकि मिशन अभी एक्टिव है। तो ये समझिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का वो दिखा रहे हैं कि भैया कहाँ उनका अंडर ग्राउंड आर्टिफर का क्या हालत है। बहुत भयानक ज़्यादा डिटेल ये बता देता है। मतलब इसी बोल रहे इस मिशन को धड़धड़ा के तुरंत लॉन्च किया गया, कारण वही था कि बहुत ज़्यादा डिटेल में बता दे रहा है कि हम लोग हर चीज़। और लेज़र इंटरफेरोमीटर अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो नेक्स्ट सीरीज जो लॉन्च किया जाएगा उसमें पिक्सल साइज और छोटा हो जाएगा और प्रिसाइसली हम लोग बता पाएंगे। तो अब बात करते हैं इससे इफेक्ट क्या पड़ा। इफेक्ट ये समझिए कि बहुत ज़्यादा वेरिएबल होता है ग्लोबल वार्मिंग में, जो हम लोग को अब समझ में आ रहा है। तो ये सब समझिए कि क्लाइमेट चेंज का जो असर होता है, बहुत बार लोग होते हैं क्लाइमेट चेंज कौन बोला, किस, यही सब साइंटिस्ट लोग हैं, यही मिशंस के डेटा को निकाल के पढ़ के बताते हैं। मतलब एक होता है ना कि आपको कैसे पता, ये एक बहुत अच्छा सवाल है कि आपको कैसे पता। मतलब मैं जाके देखा वो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप पूरा दिखा दो, देखिए सर ये हमारा 2010 का डेटा है, ये 2015 का डेटा है, ये 2020 का डेटा है, आप सीधा सीधा अंतर देख सकते हैं। तो समझ रहे हैं डेटा ज़रूरी है, तभी कोई पॉलिटिशियन, तभी कोई गवर्नमेंट बॉडी, लेजिस्लेशन बॉडी ढंग से काम कर सकते हैं, अगर उनके पास ढंग का डेटा है। तो ये सब उसके लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है। जैसे कि आपसे एक सिंपल सवाल पूछते हैं कि सी लेवल क्यों राइज कर रहा है, आप सीधा बोलोगे पानी, मतलब बर्फ़ पिघल रहा है तो उसमें पड़े, ज़रूरी नहीं है। बोले क्यों, क्योंकि समुंदर है, बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा जगह है उसमें है, तो बढ़ने का उसका दो तीन चीज़ हो सकता है। पहला ग्लेशियर जो मेल्ट कर रहा है, दूसरा थर्मल एक्सपेंशन। इसीलिए जो शुरू में जो मतलब बहुत पहले की बात कर रहे हैं, अराउंड अर्ली 2000 में ग्लोबल वार्मिंग का सारा मैथमेटिक्स जो गलत था, कारण वही था कि ये सारा डेटा को हम लोग लिए ही नहीं थे। और गलत उन साइंटिस्ट लोग कभी नहीं होंगे जो टूटा फूटा टूल था उससे कर रहे थे, इसीलिए बेटर टूल्स के पीछे सब लोग भागते हैं। इसीलिए बोलते हैं ना कि स्पेस पे खर्च करने का फायदा क्या, ये सब पता चलने लगता है। तो उसी वजह से थर्मल पानी जो है, अगर मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस पे सारा पानी है धरती का, तो उसका 1 लीटर कैपेसिटी होगा। वही 20 को आप 25 डिग्री करते हैं तो वो फैल जाता है। आप पानी को उबालते हैं तो उसका लेवल बढ़ता है, तो वो फैलता हुआ पानी जाए कहाँ, धरती से बाहर तो जा नहीं रहा है, तो उसका लेवल बढ़ रहा है। तो इसीलिए हमारा मैथमेटिक्स शुरू का नहीं मैच करता था। जब इस तरह के सैटेलाइट और डेटा दे रखी है, अच्छा देखो भैया सिर्फ पानी का ये मत हिसाब लगाओ कि बर्फ पिघल के गिर रहा है, उससे सैलिनिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है, कितना नमकीन पानी है कि फ्रेश वाटर है, दोनों से असर देखना पड़ता है। तो वही समझिए मास लॉस को अब एग्जैक्टली बता पा रहे हैं कि भाई, क्योंकि बोल रहे हैं 10 साल का डेटा है। ऐसा एक होता नहीं कि किसी साल गर्मी ज़्यादा पड़ गया, किसी साल ठंडा ज़्यादा पड़ गया तो बैलेंस हो जाता है, ये होता है, कुदरती होता है, ये अप डाउन होता है। लेकिन हम लोग का कांस्टेंट चल रहा है कि भैया वो घटते ही जा रहा है। और ये अब हमारे पास जैसे आपका ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका का जो शीट लॉस हुआ है, ये मैप क्लियर डेटा दे रहा है। देखिए सर, आपका ग्रेविटी घट रही है, ये मतलब ग्रेविटी आप और हमारे लिए नहीं, मतलब डिटेक्ट हो जाए इतना ग्रेविटी चेंज हो रहा है। और बहुत बड़ा नंबर आया कि आइस शीट कितना खास हो चुका है। अब बोल रहे दशकों का मेजरमेंट है, डबल चेक, ट्रिपल चेक, क्वाड्रुपल चेक जो करना कीजिए, आउटपुट वही आता है। और सबसे खतरनाक बात, जैसे ये इंडिया का है, हालांकि पानी खत्म हो रहा है। और ये मेरा दूसरा कारण है जो मेरा बीपी हाई हो जाता है जब भी को बोलता है हाइड्रोजन करें। पानी कहाँ है, समुद्र का पानी से तो आप प्यास बुझा नहीं सकते क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बस लुट जाएंगे अगर ट्राई किए तो। सिर्फ ओपेक नेशन, वो भी छोटे स्केल पे ही कर सकते हैं। इंडिया जैसा जगह पे अगर आप वो ट्राई किए कि एनर्जी से आप पानी डिसल्नेट किए लुट जाएंगे। एक लीटर पानी का दाम हो जाएगा 500 रुपये लीटर, वो बहुत ज़्यादा। और जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा समस्या बनेगा। तो हम लोग अभी भी ग्राउंड वाटर पे ही मेनली चलते हैं और रेन वाटर पे चलते हैं। तो हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग सीरियसली कर नहीं रहे। तो देख लीजिए कि ये सारे एरिया बहुत डिप्लीटेड हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा खतरनाक बात है, मतलब इंचेस ऑफ वाटर। और ये देखिए कैलिफोर्निया का है, देखिए 2002 में पानी के बारे में कोई सोचता नहीं, पानी है। 2008 में हालत थोड़ा गंभीर हो रहा है। 2014 में भैया अब रेड अलर्ट में आप पहुंच रहे हो, पानी बहुत नीचे जा चुका है। तो वैसे समझिए ये सब बहुत बड़ी बात है और पूरे प्लानट पे दिख रहा है ना, सबको अब समझ में आ रहा है कि मामला गंभीर है। इसीलिए इसका इफेक्ट जो है बहुत सीरियस है। पानी को हम लोग को बहुत सीरियसली लेना है। अगर इंतजार करते रह गए कि भैया अरे जब होगा या अगले साल बारिश हो जाएगा, पता चला एक्वाफर एक बार खत्म हो जाता है, रिचार्ज करने में करना ही मुश्किल हो जाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारा इंपॉर्टेंट लेसन हम लोग को ये सिखा दिया। इसी तरह के मिशंस को मेन आप यही सब है, नासा का मेन कंट्रीब्यूशन यही सब है। जो स्पेस एजेंसी करती क्या है, यही करती है कि आपको डेटा देती है कि देखिए भैया प्लैनेट के साथ क्या हो रहा है। और इस सब डेटा से कारण इसीलिए देखिए आजकल आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि बारिश होगी। जैसे कि हमारे न्यूज़पेपर में आया था कि होली के दिन बारिश होगी, बारिश हो गया, थोड़ा सा ही हुआ लेकिन हुआ ज़रूर। इतना प्रिसाइज कैसे हो गया, इतने सारे सैटेलाइट जो हम लोग डाल रहे हैं, सब सैटेलाइट एक दूसरे का डेटा को हेल्प कर रहा है, तब जाके डेटा इतना एक्यूरेट है कि बोल दिए बारिश तो मतलब बोल दिए, बोल दिए तो मतलब बोल दिए सर, बोल दिए हैं, बोल दिए कि बारिश होना है तो मतलब होना है। हाँ, कम बेसी हो सकता है, प्रिसीजन बहुत हाई नहीं है, एक्यूरेसी बहुत हाई हो गया है।
तो यही है असर ये सारे प्रोजेक्ट्स का। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन ग्रेस एफओ मिशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।